अच्छा, इफेक्टिव मैसेज इन सेमीकंडक्टर्स, तो इसको भी हम देख लेते हैं नोट्स में थोड़ा। In many semiconductors, it has been possible to determine by cyclotron resonance the effective masses of carriers in the conduction and valence bands near the band edges. जो आपके पास बैंड एजेस होंगे ना, जैसे आपने पहले एक डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप के केस में देखा था कि आप देखते थे कि आपके पास ये कंडक्शन बैंड का जो है ये उसका बिल्कुल एज होता था, जो उसका एंड पॉइंट होता था, और वैलेंस बैंड का एज होता था उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता था, ठीक है, उसका एज होता था। डायरेक्ट के केस में आपके पास दोनों जो है के इज इक्वल टू 0 के जो है वो उसके ऊपर आमने सामने होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स में आप जो है साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे, उससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कैरियर्स कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी इफेक्टिव मैसेज जो होंगे कैरियर्स के कंडक्शन में और वैलेंस बैंड में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैरियर क्या हो सकते हैं, कैरियर आपके पास इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको पता है कि कैरियर बैलेंस बैंड में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उसको कोई फोटोन मिलेगा, वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसका मतलब है पीछे क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। अब होल क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, बस वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लीव करते जाते हैं वो पीछे अपने क्या करते जाते हैं, होल जो है वो लेफ्ट करते जाते हैं। वैलेंस बैंड में उतने ही होल होंगे जितने कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी एक किस्म की आपके पास क्या कैरियर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे होल भी जो है वो आपके पास क्या है, कैरियर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे यही आपको बता रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इन कैरियर यानी जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड में हैं, उनकी इफेक्टिव मैसेज आप फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे, नियर द बैंड एजेस पे। बैंड एजेस क्या है ये भी आपको मैंने बताया, कंडक्शन बैंड के बिल्कुल बॉटम पे आपके पास एक बैंड एज होगा और वैलेंस बैंड के आपके पास टॉप पे बैंड एज होगा, ठीक। तो करंट कैरियर्स आर एक्सेलरेटेड इन हेलिकल ऑर्बिट अराउंड द एक्सिस ऑफ ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसमें आपको ये कह रहे हैं कि अब जैसे मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन भी हैं और होल भी हैं, दोनों कैरियर्स हैं। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के मूव करने की वजह से आपके पास एक्चुअली क्या होगा, करंट होगा, और वो इसीलिए हम इनको कहते हैं करंट कैरियर्स। तो कह रहे हैं कि ये जो करंट कैरियर्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन और होल हैं आर एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब है ये जैसे अगर नॉर्मल स्पीड से मूव कर, आप कहेंगे सिंपल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी थोड़ी चेंज होती है, अभी यहाँ पे कम थी आगे जाके थोड़ी तेज हो जाती है, तो आप कहेंगे ये क्या एक्सेलरेटेड है, अभी इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेलरेटेड है, सेम आप होल के लिए कहेंगे। तो आपने इनको एक्सेलरेट करना कैसे है, आप मैग्नेटिक फील्ड देंगे, क्या देंगे, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आपके पास सिंपल चार्ज कैरियर हैं या करंट कैरियर हैं, ये क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेटेड होंगे। और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है किसमें करती है, लूप की फॉर्म में करती है उन्हें एक्सेलरेट, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हो ना, वहाँ तो बड़ा सिंपल होता है, आपके पास अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा स्ट्रेट जा रही होती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आप देखते हैं कि आपके पास लूप की फॉर्म में आ रही होती है। और जब कभी आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई हो और इलेक्ट्रॉन सिंपल मूव करे हो, तो उसके पाथ को स्ट्रेट जाने के बजाय क्या कर देते हैं, उसके पाथ को बेंड कर देते हैं, सर्कुलर में कर देते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी ऐसी ही सिचुएशन हो रही होगी कि आपके पास स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आपने दी होगी, जिसकी वजह से करंट कैरियर जो होंगे वो एक्सेलरेट होंगे और किस फॉर्म में होंगे, हेलिकल ऑर्बिट में, ठीक है। और हम देखते हैं कि उसमें कैसे उसकी, अब हमने फाइंड एक्चुअली क्या करनी है, साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जो आपके पास ओमेगा की फॉर्म में होगी, जिसकी वजह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इफेक्टिव मैसेज किसके, कैरियर्स के, किसमें, कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड में, नियर द बैंड एजेस में, और ये होगा किसमें, सेमीकंडक्टर में, ठीक। तो पहले हम साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो क्या होंगे आपके पास, अभी आपने कहा कि आपके पास जो है करंट कैरियर्स जो हैं वो हम क्या लगा रहे हैं, उस पर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। तो अगर सीजीएस सिस्टम में हम मैग्नेटिक फोर्स लिखें तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी F इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई सी और क्रॉस बी, ठीक है, ये हो रही होगी हमारे पास। और यहाँ पे ये यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन की वजह से किया हुआ है, कोई भी चार्ज कैरियर हो सकता है, तो इसलिए हमने इसके साथ आगे नेक्स्ट नहीं लिखा हुआ साइन। और बी क्रॉस बी जब इसका क्रॉस ओपन कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी ओपन होती है आपके पास क्या आता है, साइन आता है।
यहाँ पे V और B यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो आपके पास एंगल क्या होगा, 90 होगा। साइन 90 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, आप इसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो फोर्स एक बन जाएगी, आपके फार्मूला बन जाएगा EVB/C। ठीक है, ये आपके पास किसमें, CGS सिस्टम में। अगर आप नॉर्मल सिस्टम याद करें तो वो आपके पास क्या होता था, F इज इक्वल टू QV क्रॉस B आप लेते थे। ठीक है, लेकिन ये आपके पास CGS सिस्टम में है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो है आपके पास E/C लिया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपके पास ये हैं, यानी ये आपके पास SI सिस्टम में था और ये आपके पास किस में होगा, CGS सिस्टम में। जैसे सिंपल आपको पता है कि यूनिट डिफरेंट सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट में आप ले रहे हैं तो आपके पास ऐसे होगा, अगर स्टैंडर्ड में नहीं ले रहे तो आपके पास ये सिस्टम होगा। अच्छा, दूसरा आपके पास जो हेलिकल पाथ उसका बन रहा है, सर्कुलर पाथ बन रहा है, हेलिकल पाथ बन रहा है, लेकिन अगेन वो स्ट्रेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस पर सेंटीपिटल फोर्स लग रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाई है एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, वो होगी हमारे पास F इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है, एक फोर्स आपके पास ये लग रही है, एक आपके पास ये, तो है तो ये दोनों फोर्सेस ही, इसलिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्विवेलेंट किसके है, फोर्सेस के है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, mv²/r, और इस साइड पे बन जाएगा आपके पास EVB/C। ठीक हो गया। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे कौन सी चीज़ें एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही हैं और कौन सी जो है वो हम रीअरेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी इधर भी है, वेलोसिटी इधर भी कैंसिल होगी, पीछे बचा mv/r, यहाँ पे EB/C हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि B/R को आप रहने दें, M को आप दूसरी साइड पे ले गए, तो हो जाएगा EB/MC। और इससे आप जो है अभी आपने निकालनी एक्चुअली क्या थी, साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आप अगर थोड़ा याद करें, आपके पास जो है एंगुलर रोटेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा C इज इक्वल टू V/R। बिल्कुल फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था ये एक रिलेशन V इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, वहाँ से ही आप देख सकते हैं कि ओमेगा किसके इक्वल होगा, V/R के इक्वल होगा। और यहाँ पे ये वाली टर्म क्या है, V/R, इसका मतलब है इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ ओमेगा C से। ठीक है, जो आपके पास एंगुलर रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हम इसे कह सकते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगी, ओमेगा C इक्वल्स टू EB/MC। ठीक है, M यहाँ पे हमने स्टेरिक लगा दिया, स्टेरिक इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आप फाइंड कर क्या रहे हैं, इफेक्टिव मास फाइंड कर रहे हैं, किसका, कैरियर्स का, करंट कैरियर्स का, जो आपके पास होल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो आपके पास जो अभी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बन रही होगी ओमेगा C, वो क्या होगी, EB/M स्टेरिक C। ठीक है, ये CGS सिस्टम में बन रही होगी। अगर हम इसी को लिखें दूसरे सिस्टम में तो हम कहते हैं कि SI सिस्टम में तो ये C सिर्फ नहीं होगा, बाकी सेम आपके पास यही साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगी। एम स्टेरिक आपके पास क्या है, एप्रोप्रिएट साइक्लोट्रॉन इफेक्टिव मास है। ठीक है, एम स्टेरिक आपके पास साइक्लोट्रॉन इफेक्टिव मास है। ये आप याद करें, एक पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ये हम यहाँ पे नेक्स्ट 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आ गई है और यहाँ से आपको इफेक्टिव मास का भी पता चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेमीकंडक्टर के केस में आपको कहा गया कि आप जो साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको इफेक्टिव मास की देगी। तो यहाँ रिलेशन से आपको शो भी हो रहा है कि ये आपको अगर ये मालूम है, ये सारी चीज़ें मालूम है, तो यहाँ से आप इफेक्टिव मास जो है सेमीकंडक्टर्स में फाइंड कर सकते हैं कैरियर्स का, वो यहाँ पे बेशक इलेक्ट्रॉन हो या होल हो या जो भी हो, तो इस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अब बुक में देखें, बुक में भी यही आपको चीज़ें बताई हुई हैं, ये इन्होंने आपको बताया हुआ रिलेशन, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन उन्होंने मिस की भी है जो मैंने आपको बताई। बाकी देखें वही करंट कैरियर्स आर एक्सेलरेटेड इन हेलिकल ऑर्बिट्स एंड ऑल दैट, यही बातें लिखी हुई हैं। थोड़ी सी बातें यहाँ पे इन्होंने डेटा वगैरह देके आपको बताई हुई हैं, ये आपने देखनी है बच्चों। ठीक है, एम क्या है, एम स्टेरिक इज द एप्रोप्रिएट साइक्लोट्रॉन इफेक्टिव मास है। Resonant absorption of energy from an RF electric field perpendicular to static magnetic field occurs when the RF frequency is equal to the cyclotron frequency। ठीक है, अब RF frequency क्या है आपके पास, फिगर नंबर 12 देखते हैं हमारे पास कहाँ ये देखिए, ये ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो एक
आपने एंगल में बता रही थी ना कि वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी टेंजेंट पे आ रही होगी ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये एक दूसरे से 90 के एंगल पे है। Arrangement of field in cyclotron resonance experiment in semiconductor sense of circulation is opposite for electron and hole। ठीक, ये तो सिंपल सी बात उन्होंने कही है कि इलेक्ट्रॉन अगर आगे आगे यूं यूं मूव करता जाएगा तो होल ऑफ कोर्स, यानी एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है। और अच्छा, और एक रेजोनेंस की टर्म क्या होती है? रेजोनेंस का मतलब होता है जब दो फ्रिक्वेंसीज मैच कर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं ना कि आर एफ फ्रिक्वेंसी अगर मैच कर जाएगी साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स रोटेट इन ऑपोजिट सेंसेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ कोर्स वो ऑपोजिट में ही मूव कर रहे हैं। क्यों ऑपोजिट में मूव कर रहे होते हैं बाय द वे? वो इसलिए मूव कर रहे होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन अगर किसी उसमें हो गया ना, यहाँ पे इस तरफ आ गया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले इस पोजीशन पे था, ठीक है, अब मूव करके इधर आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया, यानी पॉजिटिव हम कहेंगे होल क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यानी मूव करके इधर आ जाएगा, इसका मतलब है पीछे लेफ्ट करके होल कर गया। ठीक है, इसी तरह अगेन आप देखेंगे फिर मजीद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आगे इधर आ जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? होल, यानी आगे के इलेक्ट्रॉन जो है वो और तरफ को जा रहा होगा, होल और तरफ को। और दूसरा, इनके ऑपोजिट चार्जेस भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो होल के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट वैल्यू बता के इन्होंने आपको बताया कि आप किस तरह रेजोनेंस करेंगे। आर एफ की वजह से एफ की वैल्यू बताई है, इफेक्टिव मास, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। और ये देखें, इफेक्टिव मैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ये आपके पास डायरेक्ट बैंड गैप है, ये तो आपको मालूम पड़ रहा है। देखें कि आपके पास एक्स एक्सिस में है और ये आपके पास वाई एक्सिस में एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी में भी आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो आपके पास ये कंडक्शन बैंड है, ये इसका बैंड एच है, और यहाँ पे आपके पास वैलेंस बैंड है, इसके एज है। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट तीन एक बनाए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में, होल्स आपके पास किस में होंगे? वैलेंस बैंड में होंगे, क्योंकि आपके पास जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट करके ऊपर चला जाता है ना तो पीछे होल रह जाता है। अब जो होल है उसमें भी दो टाइप के हैं, जो बिल्कुल बैंड एज पे हैं और जो ज़्यादा उसमें कर्व नहीं है वो हैवी होल्स हैं, और जो लाइट में है, लाइट होल्स हैं, वो आपके पास आप देखेंगे उनका कर्वेचर होगा। और कुछ आपके पास स्प्लिट ऑफ होल्स भी होंगे जो इन दोनों से नीचे होंगे। अब ये कर्व जिस तरह बन रहे हैं इनके, ये तो आपको पता चल गया। कर्वेचर जो है उसका इफेक्टिव मास से जो है वो क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर हैवी होल है इसका मतलब, हाँ, हैवी होल है तो इसका मतलब हुआ कि उसका कर्वेचर कम होना चाहिए। बिल्कुल, देखें हैवी होल है तो उसका कर्वेचर कम, और लाइट होल है तो उसका कर्वेचर ज़्यादा। और स्प्लिट ऑफ ये बीच की आप देखेंगे। हम ये देखें, द वैलेंस बैंड्स आर characteristically three-fold near the edge. When the heavy hole, light hole, heavy hole के लिए HH यूज किया, light hole के लिए LH bands degenerate at the center and a band SOH split off by the spin orbit splitting. Spin orbit splitting की वजह से एक तीसरा उन्होंने बताया जो यहाँ पे है। और तीनों की आप देखें, अब जो आपके पास इक्वेशन आएगी ना एनर्जी की, हम कहते हैं ए स्क्वायर स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, तो वो कैसे हो रही है आपके पास? वहाँ देखें इसके साथ माइनस है, होल होल के लिए सिर्फ मैथ्स के साथ सब्सक्रिप्ट में छोटा सा होल होल लिखती है, हैवी होल की लिखती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे लाइट होल, तो उसके लिए क्या किया है कि सिंपल मैथ्स के साथ लाइट होल लिख दिया, बाकी सेम माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m जैसे यहाँ पे है। फिर उसके बाद स्प्लिट ऑफ होल, उसमें ये आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया। और मैसेज ना गिवन भी है, देखिए हर एक के लिए, हर मटेरियल के लिए। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें जो है आपके पास है इंडियम फास्फोरस के लिए आपको गिवन है कि अगर इनकी रेशो इलेक्ट्रॉन पर यूँ लिखा हुआ है, ठीक है, और लाइट होल के लिए भी गिवन है, स्प्लिट ऑफ हर एक के लिए गिवन है, और डेल्टा के लिए भी गिवन है। अब यहाँ से देखें जो थर्ड है ना, इसके साथ हमने डेल्टा की वैल्यू लिखनी होगी जो ये कहीं गिवन होगी, फिर आप ये लिखेंगे स्प्लिट ऑफ होल्स। और ये सिचुएशन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32, यानी जो ये तीनों इक्वेशन आ रही होंगी ये सिर्फ तभी हो रही हैं जब डायरेक्ट बैंड गैप है, बैंड गैप केस है, के इक्वल टू क्या है 0। द हैवी एंड लाइट होल बैंड्स आर नॉट स्फेरिकल, वो स्फेरिकल फॉर्म में नहीं है। और ये डिस्कशन हम जर्मेनियम एंड सिलिकॉन में देख लेंगे। perturbation theory of band edges suggests that the effective mass
शुड बी प्रोपोर्शनल टू द बैंड गैप अप्रॉक्सीमेटली, और इफेक्टिवनेस जो है बैंड गैप के पीपल होने चाहिए। फिर टेबल की वैल्यू गिवन है, ये थोड़ी थोड़ी वैल्यू बच्चों गिवन है, जो बीच में थ्योरी में गिवन है ना, ये आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है।